हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टर्स एजुकेशन। एक्टर्स एजुकेशन पे अब से पहले जो 2 क्लास आपकी हुई हैं, उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आई होंगी और जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। इसी कड़ी में आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपनी शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, भारत के नए सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस एसए बोबडे या जस्टिस दीपक मिश्रा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको पिक दिख पा रही होगी फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जस्टिस यूयू ललित। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला पॉइंट, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजीआई के पद की शपथ दिलाई है। दोस्तों आप जानते होंगे ये हमारे जो है द्रौपदी मुर्मू जो है ये हमारी नई राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुनी गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जस्टिस यूयू ललित का 74 दिनों का जो कार्यकाल ये होगा, जो अब नए निर्मित जो हमारे सीजीआई हैं इनका कार्यकाल जो होगा वो 74 दिनों का होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यूयू ललित का कार्यकाल जो होगा कुल 74 दिनों का होगा, जो 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो जुड़े हुए फैक्ट हुए वो कौन से हुए कि ये 49वें हैं। तो मैं आपको बता दूं 48वें नंबर के जो हैं वो आपके हैं ये जस्टिस एनवी रमन, ये आपके इनकी जगह इन्होंने ली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में भारत के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, गीता गोपीनाथ, क्रिस्टीना जॉर्जिया या डेविस मलमास। ठीक है फ्रेंड, तो इसको ये पिक में आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है जी, अब इसके हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं शॉर्ट में आईएमएफ में भारत के नए कार्यकारी सदस्य बने हैं, निर्देशक बने हैं। इन्होंने सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। ठीक है, तो आ सकता है कि इनसे पहले जो कौन थे, तो वो थे सुरजीत भल्ला। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देख लेते हैं आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है। ये आ जाती है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई आपकी 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। सदस्य कुल कितने हैं अब तक? 190 सदस्य इसमें अब तक हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान के वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है जी, तो आईएमएफ के बारे में हमने देख लिया, इससे रिलेटेड कुछ फैक्टों को भी हमने जान लिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी ने किस नदी पर पैदल केवल अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? ये यहाँ पैदल सर जो मतलब है कि ये जो ब्रिज का उद्घाटन हुआ है ये सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए हैगा। तो अटल ब्रिज जो कहाँ पे बना है जी? ये आपके 4 ऑप्शन है, नर्मदा नदी, महानदी, साबरमती नदी और गंगा नदी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन अभी किया है। ठीक है, कौन सा ब्रिज है ये? आपका अटल ब्रिज। तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर होगा आपका साबरमती नदी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्टों को हम जान लेते हैं। अटल पुल जो है ये जो बना है आपका, ये 74 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह पुल साबरमती नदी पर बना है। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पर्पज से भी हो सकता है, ये 2 ब्रिजों को जोड़ता है। कौन कौन से ब्रिज है वो? एक तो एलिस ब्रिज और दूसरा है सरदार ब्रिज। ठीक है, इन 2 ब्रिजों के बीच में ये बनाया गया है। आकर्षक डिजाइन और एलईडी लाइट वाला यह पुल लगभग 300 मीटर लंबा है। इसकी लेंथ कितनी है? 300 मीटर की कम से कम इसकी लेंथ है। और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? आपके 14 मीटर की। ये जनरल जानकारी के लिए ही है। ठीक है, और इस ब्रिज को 26 मीट्रिक टन स्टील पाइप से बनाया गया है। आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जो पाइप है ये सब स्टील पाइप है। आप इसको पिक में देख पा रहे होंगे, एलईडी लाइट वगैरह कितनी यूज़ हुई है इसमें। काफ़ी आकर्षक ब्रिज है ये, टूरिस्ट को इसको आपको बढ़ावा मिलेगा इस ब्रिज से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D
प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये 3D प्रिंटेड डाकघर इस तरीके के जो है नए डेवलपमेंट डाकघरों का होगा। तो ये 3D से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बेंगलोर, इसका आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन को हम जान लेते हैं। भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में आपका बनेगा या खुलेगा। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस से एक पारंपरिक मॉडल के निर्माण पर खर्च की गई जो राशि है उसको 1/4 तक कम करने की उम्मीद हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा कि इसमें पोस्ट ऑफिसों पर जितना जो खर्च होता है वो इसको कितना कम कर देगा, 1/4 वो उन खर्चों को कम कर देगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका निर्माण आईटी द्वारा बेंगलोर के हलासुरू में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है ये आ सकता है, ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ये हलासुरू में किया जा रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हलासुरू। ठीक है जी, कहाँ पे है ये आपका बेंगलुरु में। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। एलटी वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आईओसी किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालक कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? ठीक है, तो ये आप पिक देख पा रहे होंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो इसका IOC, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 2046 तक। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन को हम जान लेते हैं। देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालक कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। निर्धारित लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के लक्ष्य के लिए ये अनुरूप है। 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके लगभग 0.7 बिलियन मीट्रिक टन के प्रति वर्ष कम करने में इसको मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मेन मोटिव वो ये है कि जो कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना है। पहले इसका लक्ष्य 2046 तक है, फिर उसको पूर्ण रूप से ये 2070 तक उसको अपनाएंगे। इससे जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो होती है और आपके जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और बहुत तरीके की प्रॉब्लम जो है हमारे इन फ्यूचर में आ सकती हैं। तो इसी को लेके ये इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को अपने पद से निलंबित कर दिया है? देखिए दोस्तों, ये सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आप देख रहे हैं फोटो, ये जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं आपके थाईलैंड के। इसका आंसर है थाईलैंड। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य जान लेते हैं। अदालत ने प्रयुक्त चान ओचा को पीएम पद से हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये क्यों हटा दिया है इसके बारे में जान लेते हैं। अदालत ने इस दलील पर सहमति जताई है कि प्रयुक्त के कार्यकाल की सीमा पार होने को लेकर दायर याचिका पर विचार करने पर पर्याप्त कारण है। मतलब जो आप अगला पॉइंट देख लेते हैं, पहले इसका ये पॉइंट समझते हैं। थाईलैंड के संविधान के अनुसार कोई भी पीएम अधिक से अधिक 8 वर्षों तक ही प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को बनाए रख सकता है, उस पर रह सकता है। ठीक है, लेकिन जो इनकी जो वो है आपका कार्यकाल वो 8 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये जो दलील आई थी इसके बेस पे इन्होंने अपने इनको ये पद से हटा दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यकाल के प्रवक्ता अनुसूचा बी ने कहा है कि उप प्रधानमंत्री पवित्र वॉनसुमन प्रधानमंत्री के कामकाज का जो सारा दायित्व है अब वो संभालेंगे। मतलब इनके एब्सेंस में ये इनका इसका सारा दायित्व संभालेंगे। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? ठीक है, तो ये आप फोटो देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो इसका जो आंसर है वो है आपका मैक रदरफोर्ड। मैक रदरफोर्ड जो है इसका आंसर है। इन्होंने क्या करा है, ये अकेले ही पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं।
विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट के मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद 17 साल के किशोर मैक रदरफोर्ड बुल्गारिया की राजधानी सोफिया पहुंचे। मतलब ये कहाँ के हैं? ये पहली बात तो गए 17 साल इनकी एज जो है वो क्या है, 17 साल है, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई है और लैंडिंग के तुरंत बाद उन्हें 2 सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। जो आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट, क्योंकि दुनिया के पहले यहाँ उस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, दुनिया के पहले, दुनिया के सबसे ऊंचे, तो ये क्वेश्चन इस पर्पज से इम्पोर्टेंट था। आगे देख लेते हैं। अगस्त 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में खादी उत्सव को संबोधित किया है? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये पीएम मोदी से जुड़ा हुआ है हमारे, और दूसरा कि ये जो खादी है, खादी उत्सव, इस तरीके के उत्सव जो है हमारे गांधी जी जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, और ये हमारे पीएम मोदी भी इसी जो उसको आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बेंगलुरु। ये आप इसमें फोटो में देख पा रहे हैं किस तरीके से वो खुद इसको अच्छे से मतलब प्रमोट कर रहे हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव का संबोधित किया है। ठीक है, देश के स्वतंत्रता संग्राम में खादी के महत्व को अंकित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अद्वितीय खादी उत्सव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में चरखे का विकास पर भी प्रदर्शनी लगाई गई थी। जो चरखा था, जो हमारे गांधी जी के टाइम पे भारत में हुआ करता था, अब जो है वो धीरे धीरे खत्म होता गया क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई, लेकिन तब भी हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, इसलिए इस प्रकार के प्रोग्राम भी जो है, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स भी हमारे उसमें प्रदर्शनी के तौर पर लगाए जाते हैं। देखते हैं फिर अपना अगला क्वेश्चन। विश्व जल सप्ताह हर साल मनाया जाता है कब? तो देख लेते हैं इसको। ये देखिए, वर्ल्ड सेव वाटर वीक जो इस बार कब मनाया जा रहा है, वो मनाया जा रहा है 23 अगस्त से जो ये मनाया जा रहा है, और कब तक? 1 सितंबर तक ये आपका मनाया जाएगा, ये 2022 में। चलिए इसके कुछ जो तथ्य हैं वो जान लेते हैं। विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक सम्मेलन है जो हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। मतलब ये हर साल जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह में किया जाता है। 2022 में यह आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक हो रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया का ध्यान जल संकट की ओर खींचना है। इसका क्या उद्देश्य है? दुनिया का ध्यान जो है वो जल संकट की ओर खींचना है, क्योंकि जैसे जैसे वाटर खत्म होता जाएगा पीने का, वैसे वैसे हम लोगों को बहुत समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ को लेके ये जो है इस तरीके के कार्यक्रम हर साल करे जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। यह स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा ये किया जाता है। यह पहली बार 1991 में, कब? 1991 में आयोजित किया गया था, और 2022 में जो इसकी थीम है वो है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ये इसकी थीम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये कौन जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स पर्पज से अगर देखा जाए, कि मैंने आपको क्या बताया, भारत का सबसे पहला, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड, वो करंट में भी आते हैं, इसलिए वो बहुत पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ये भारत का पहला स्वर्ण पदक। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लिंगतोई चनम्ब। ये आप इनके फोटो देख पा रहे हैं। इनकी एज कितनी है? 18 वर्ष की इनकी एज है। और आइए इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। भारत की लिंगथोई चानम्ब ने ये वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। इस प्रतियोगिता में लिंगथोई ने 57 कौन सी कैटेगरी वर्ग में जीता है? ये 57 जो है वो किलोग्राम की कैटेगरी में ये ब्राज़ील की व्यांस्का रीस को इन्होंने जो हराया है, और ये इन्होंने कितने से हराया? इनको 1-0 से इनको ये हराया है, और अपना स्वर्ण पदक ये जो जीता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने आज के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। क्या
जी, जब तक आप ये क्लास देखेंगे तो हमारी टेक्निकल टीम बता रही है कि फिलहाल आज जो भारत और पाकिस्तान का मैच एशिया कप में हो रहा था उसमें भारत जीत गया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।